किसी भी एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, साइन कॉस कुछ भी होता है, तो ये साइन का जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। और फेज, समझ गए। इसमें से ये है वेरिएबल फेज, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये है इंस्टेंटेनियस फेज, चेंजिंग विद टाइम। पूरा ओमेगा टी वाला पूरा टर्म, ओमेगा टी, चेंजिंग विथ टाइम। और ये है इनिशियल फेज, ये कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स वैल्यू है। जल्दी बोलो, फेज क्लियर है? सर ये एसएचएम से बहुत सिमिलर है सर। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। अभी देखना है ऐसा समय तब होगा इसमें। आगे बढ़ जाए? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। कुछ टर्म है मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी से रिलेटेड, जरा उनको देखते हैं। तो लिखिए टर्म रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, लिखो टर्म रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। टर्म रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। सर तो अभी क्या देख लेते हैं? चलो चाहे उसी में कंटिन्यू कर लो, चाहे उसी में कंटिन्यू कर लो, जो जैसा करना है। या ऐसे लिख लो टर्म्स फॉर मेजरिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, ऐसा कर लो, टर्म्स रिलेटेड टू मेजरिंग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ठीक है, आपने इम्पोर्टेंट लिखवाया था ना? लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टर्म है, लिख लो पहले उस टर्म एक साथ लिखो। लिखो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कॉमा रिएक्टेंस। सर एक बार दोबारा बताइए। रिपीट कर दीजिए क्या बोल रहे हैं सर? पहला टर्म है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। दूसरा टर्म है रिएक्टेंस, थर्ड टर्म है एडमिटेंस। एडमिटेंस। और फोर्थ टर्म है ससेप्टेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में अच्छे से समझना है हमें। सर फेज के बाद आपने यही लिखवाया ना? हाँ, फेज के बाद ये टर्म इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस एंड ससेप्टेंस। तो पहला टर्म इम्पीडेंस शुरू करते हैं। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। लिखो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट,
the opposition offered by AC circuit, लिख लो, the opposition offered by AC circuit to the flow of AC, to the flow of AC, alternating current, to the flow of AC through it. To the flow of AC through it is defined as its impedance. Is defined as its impedance. से एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। The opposition offered by AC circuits, the opposition offered by AC circuits to the flow of AC, to the flow of AC through it is defined as its impedance. Through it is defined as its impedance. Its SI unit is ohm. Its SI unit is ohm. Its SI unit is ohm. पूरा लिख लिया नहीं लिख लिया? जी सर। यस सर। अब सुनो, बेसिकली अब यहाँ का आइडिया लग गया होगा कि इंपीडेंस कोई नई चीज नहीं है। इंपीडेंस जैसे मतलब जो काम रेजिस्टेंस का डीसी सर्किट में था वही काम इंपीडेंस किसमें कर रहा है? एसी सर्किट में कर रहा है। मतलब इंपीडेंस एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है। समझ गए ना? यस सर। तो इंपीडेंस इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। तो इंपीडेंस कोई नई चीज नहीं है, वो एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है जो करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा एसी सर्किट में, जैसे रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक सर हाँ, यहाँ बोलो। पर इंडक्टर को इम्पीडेंस माना जाएगा क्योंकि सर करंट चेंज हो रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी रुकना, बस इतना याद करो। अभी मैं बताऊंगा उनको कैसे माना जाएगा कैसे नहीं माना जाएगा, वो सब डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट लिखो, दूसरा टर्म है रिएक्टेंस। दूसरा टर्म है रिएक्टेंस। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है एक्स से। रिएक्टेंस लिखो जरा इसके बारे में। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर, द अपोजिशन offered by inductor or capacitor or both to flow of AC, alternating current, to flow of AC मतलब alternating current through it is defined as reactance, is defined as reactance. Its SI unit is ohm. सर कैपेसिटर के बाद आपने क्या बोला? और both to the flow of AC through it is defined as reactance. Its SI unit is ohm. अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। कोई एसी सर्किट है, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, 2-3 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 2-3 इंडक्टर हो सकते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझना मेरी बात? तो जो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सब की वजह से डेवलप हुआ उस एसी सर्किट में, उसको क्या बोला था हमने? इंपीडेंस बोला था। यस और नो? यस यस सर। अच्छा, अब रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस ही है। रिएक्टेंस भी क्या है? रेजिस्टेंस ही है, इम्पीडेंस का सबसेट।
हाँ, इम्पीडेंस का सबसेट, वेरी गुड। इम्पीडेंस का सबसेट है, मतलब हमें रिएक्टेंस उसे बोल रहा है जो कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग जो अपोजिशन आ रहा है उसको रिएक्टेंस बोलूंगा, या इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जो अपोजिशन आ रहा है एसी का उसे मैं रिएक्टेंस बोलूंगा, या इन दोनों के करस्पॉन्डिंग उसको रिएक्टेंस बोलूंगा। इसमें रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को मिला के जो अपोजिशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है उसको मैं बोल रहा था इंपीडेंस। लेकिन सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर या इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो अपोजिशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसको मैं रिएक्टेंस बोल रहा हूं। यस और नो, समझे बात को? जल्दी बोलो। तो है रेजिस्टेंस ही, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, सर तो इम्पीडेंस में हम एक्सक्लूड किसको करते हैं? रेजिस्टेंस को ओके। रेजिस्टर को। है, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, समझ गए? यस सर। हाँ, तो लिखो इसी के अंदर हाँ, बोलो बोलो। सर ये सर रजिस्टर जो एक्सक्लूड करने की बात बता रहे हैं वो आप रिएक्टेंस की बता रहे हैं कि इम्पीडेंस की? सॉरी, रिएक्टेंस बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंस की। रजिस्टेंस हटाने के बाद रिएक्टेंस। हाँ, सर इम्पीडेंस में किसको एक्सक्लूड करते हैं? किसी को नहीं, इम्पीडेंस एक जनरल टर्म है। सर इम्पीडेंस तीनों के लिए यूज हो सकता है, मतलब अगर मेरी अलग अलग हो। बात मेरी बात सुनो, यदि प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो जो आर है ये उस सर्किट का इम्पीडेंस है। इसको रेजिस्टेंस बोलूं या इम्पीडेंस बोलूं, बात बराबर है। सर वही ना, मतलब अलग अलग अगर तीनों अगर हो सर्किट अलग अलग तो हाँ, इम्पीडेंस बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। रेजिस्टर कैपेसिटर, ओके सर। हाँ, और बहुत स्पेसिफिक बोलना है तो स्पेसिफिक में जाएंगे, सबसेट में जाएंगे, तो फिर रिएक्टेंस किसको बोलूंगा? कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग जो अपोजिशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, या इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यदि उसको एक स्पेसिफिक वर्ड में बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं? रिएक्टेंस बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? रिएक्टेंस बोल दूंगा। लेकिन सर्किट में यदि कैपेसिटर इंडक्टर ही हैं दोनों, तो चाहे मैं उस सर्किट का उसको रिएक्टेंस बोलूं या इंपीडेंस बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। यस और नो? जी सर। यस सर। अच्छा, इसी के अंदर लिखो, रिएक्टेंस के अंदर ही दे आर टू टाइप, दे आर टू टाइप, दे आर टू टाइप। इसमें फर्स्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको XL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख लेना, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट। तो XL जो होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है। L तो इंडक्टर है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है तो फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। ये कैसे डिराइव होगा? ये ऐसे डिफाइन किया, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। ओके सर। सर ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, जिसको क्या नाम दे रहा हूं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर एक कैपिटल एल क्या है? क्या? सर ओमेगा इंटू एल लिखा है ना? हाँ, एल क्या है? इंडक्टर बेटा। अच्छा हाँ हाँ सर। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया?
यस हाँ ठीक। अच्छा, यदि डीसी सोर्स होता, यदि डीसी सोर्स होता तो क्या इंडक्टर होता? नो सर, नहीं होता। क्योंकि इंडक्टेंस कब आता है? सेल्फ इंडक्शन से। और सेल्फ इंडक्शन कब आता है? जब खुद का करंट चेंज हो। और खुद का करंट कब चेंज होगा? जब एसी होगा, या मतलब किसी तरह से चेंज हो। यदि डीसी सोर्स है तो खुद का करंट चेंज होगा नहीं, तो इंडक्टर भी डेवलप नहीं होगा, या सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं होगा। या सर में जल्दी बोलो। सर अगर सर डीसी मतलब में अगर कैपेसिटर लगाओ तब तो हो सकता है ना? यस सर। कैपेसिटर की Yes. बात करेंगे, पहले इंडक्टर से सोर्स, इंडक्टर हाँ के सर, बारे हाँ में। सर, तब ठीक है तो सर। यदि डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो उसमें एक्सएल का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बोलो। 0। 0। जीरो। लिख लो फॉर डीसी सोर्स एक्सएल इक्वल टू 0। और ऐसे भी देख लो ना, डीसी है तो ओमेगा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा। ओमेगा क्या होगा भाई? उसमें कोई वेरिएशन थोड़ा ना है। तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। तो एक्सएल भी क्या रहेगा? 0। जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। सर जब सर्किट में ओरिजिनली जैसे अगर एक रेजिस्टर है और एक हम लोगों ने इंडक्टर लगा दिया, तो सर स्टार्टिंग में तो इंडक्टेंस होगा ना? बेटा जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उतना समझो, बस सर्किट पे आएंगे बाद में, बीच बीच में फिर मामला करवा जाएगा, तो पूरी कहानी नहीं भी सुनाऊंगा। अभी सब 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 क्लियर हो जाएगा आगे चल के। ये बात समझ में ही नहीं आई, क्योंकि डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स है तो उसका ओमेगा क्या होगा? 0। डीसी में ओमेगा क्या होता है? 0। ओमेगा 0 तो आपका एक्सएल 0। अच्छा, सेकेंड है कैपेसिटर रिएक्टेंस। सर ओमेगा 0 है, ये हमें कैसे पता चलता है? बेटा डीसी तो कांस्टेंट है ना, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ है? तो ग्राफ से। हाँ और क्या? सर डीसी में ओमेगा 0 ना बोल के हम लोग L0 बोल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा नहीं 0 नहीं, भी 0 हो जाएगा। ओमेगा से बहुत ज्यादा बेटर है। ये यदि ये करंट है तो ये डीसी है ना। यस। यस सर, तो अगर आई साइन ओमेगा टी लिखेंगे सर तो ओमेगा 0 हो जाएगा, तो फिर साइन भी 0 हो जाएगा। हाँ तो बेटा उसी तो कह रहा हूँ, ओमेगा 0 तो एक्सएल 0, बस यहाँ से इतना तो बात नहीं दिख रही क्या? और यदि ये एसी होता तो कुछ ऐसा होता, तो इसका जी ओमेगा क्या होता है? ओमेगा कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती नहीं होती? जी सर। कैपेसिटर रिएक्टेंस XC, उसको डिफाइन किया गया है XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अच्छा, यदि डीसी होता तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता? जल्दी बोलो। 0। और ओमेगा 0 होता तो एक्सी क्या करता? इन्फिनिटी टेंड करता। तो सिंपली एल जो है वो क्या है? इंडक्टर। सिंपली सी क्या है? वो कैपेसिटर। लेकिन इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है तो ओमेगा एल क्या बताएगा? इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई ओमेगा सी के बराबर होगा, जिसको अलग नाम दे रहे हैं हम, कैपेसिटर रिएक्टेंस या सिंपली रिएक्टेंस। इंडक्टर रिएक्टेंस को बोल रहे हैं या रिएक्टेंस? ठीक है, जल्दी बोलो। पहले तो टर्म वगैरह याद अच्छे से बिल्कुल। यस यस सर। ठीक है, थर्ड टर्म है एडमिटेंस। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, एडमिटेंस पे आते हैं। इस पे अब इसमें मैं ज्यादा कुछ हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि टर्म ऐसे डिफाइन किए गए हैं, इनको ये नामकरण किया गया है, तो वो नाम आपको भी याद रखना है, वो आपकी भी मजबूरी है। ठीक है ना, क्योंकि नाम से ही तो पहचानोगे ना चीजों को, तो नाम तो याद करना पड़ेगा भाई, किसको क्या बोला गया। एडमिटेंस
कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एडमिटेंस लिख लो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, मतलब एडमिटेंस क्या हो जाएगा, 1/z, मतलब इसका ऐसा यूनिट होगा ओम इनवर्स। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस। जल्दी बोलो, क्लियर? अरे कुछ कुछ कंडक्टेंस जैसा है क्या डीसी के? बिल्कुल बिल्कुल, ये इक्विवेलेंट टू कंडक्टेंस हो जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू कंडक्टेंस एज डीसी सर्किट, राइट? जल्दी बोलो बाकी लोग। जी सर। हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है ससेप्टेंस। कौन सा था ये? फोर्थ टर्म, ससेप्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, लिख लो। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। टर्म क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, तो ये भी दो टाइप के हो जाएंगे। देयर आर टू टाइप, जैसे जैसे आपके रिएक्टेंस दो टाइप के थे ना, तो पहला क्या हो जाएगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको एक्स एस एल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो 1/XL, तो ये 1/2πFL या 1/ωL। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। इसको एस सी से रिप्रेजेंट कर देना, तो 1/XC, तो ये हो जाएगा आपका 2πF इंटू सी या ओमेगा सी। देख लो क्या ये यही आ रहा है बेटा? समझ में आया? जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये क्लियर हो गया सबको? जी ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, जनरेशन ऑफ एसी सोर्स। जनरेशन ऑफ एसी सोर्स जनरेट कैसे करते हैं?
जनरेशन ऑफ एसी सोर्स। अब देखो, एक कंडक्टिंग लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। सर थोड़ा फोकस बिगड़ गया। हो जाएगा यार, नेट तो सही आ रहा है। कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है, रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट इट्स डायमीटर। एरिया ए है, एरिया, ये सिचुएशन T इक्वल टू 0 पे है। फिगर क्लियर है? यस। कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप सर यदि T इक्वल टू 0, हाँ बोलो। सर आपने हेडिंग क्या बताई थी? जनरेशन ऑफ एसी सोर्स, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब अभी देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, इस लूप का जो एरिया है, तो एरिया वेक्टर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एट T इक्वल टू 0 बात करूं, एट T इक्वल टू 0 एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 0 डिग्री। बेटा बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, जल्दी बोलो। सर 180 भी तो हो सकता है। 180 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन हम स्मॉलर ही देखते हैं, ओके सर। ठीक है ना, बेटर ही होता है। समझ गए ना मेरी बात? यस। ठीक। अब ये रोटेट हुआ तो किसी टाइम t पर एट t इज इक्वल टू t, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा टी। जल्दी बोलो। ये रोटेट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा टी रोटेट कर जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। मतलब अभी एरिया अंदर की तरफ था T इक्वल टू 0 पर, टी टाइम बाद कितना रोटेट कर गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा हो गया, तो ओमेगा टी के बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। ठीक। तो ये हमारे पास किसी टाइम टी पर ये सिचुएशन है, तो किसी टाइम टी पर, इसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स B into A into angle between them cos of theta is equal to BA cos of omega t. It will be the flux passing through this conducting loop, और ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा क्योंकि टाइम चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। जल्दी बोलो सर। यस सर। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, फैराडे लॉ पढ़ा है आपने, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस बी ए कॉमन लिया, डिफरेंशिएशन करो तो कॉस का माइनस, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है ना, माइनस तो साइन। प्लस Yes, sir. प्लस ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी। तो ये क्या, इसको मैं लिखता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, ये आपका वी नॉट के बराबर हो गया साइन ओमेगा टी। और वी नॉट का वैल्यू यहां पर क्या है? मैं दिया पीक वैल्यू, ये क्या है? पीक वैल्यू। ये होगा।
ये कैसा है, ये साइनसॉइडल फॉर्म में है, तो ये कैसा सोर्स हो गया, एसी। जल्दी बोलो। तो इस तरीके से हम एसी सोर्स क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इट इज वन एक मेथड है, मतलब एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं जनरेट करने के। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। कॉपी करो फटाफट। सर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? वो डिपेंड करेगा, कई बार क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। भाई एसी है ना, चेंज होगा टाइम के हाफ रिस्पेक्ट में। रोटेशन के बाद करंट चेंज हो जाएगा ना? हाँ, जब कभी फ्लक्स बढ़ेगा कभी कम होगा, तो अपनी पोलरिटी वो चेंज करता रहेगा। 0 से कैपिटल टी तक, कैपिटल टी बाई 2 तक पहुंचे होगा, फिर पोलरिटी चेंज कर देगा, साइन का ग्राफ बनेगा ना। यस। सर हाँ, सर पीक वैल्यू तो एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे अचीव होगी ना, कि सारे पॉइंट्स पे रहेगी? जब पीक वैल्यू का मतलब तो मैक्सिमम वैल्यू यार, साइन का इस साइनसॉइडल फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा? वी नॉट। V0। V0 होगा ना बेटा। इस फंक्शन sir। का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? V0। उसी को पीक वैल्यू बोलते हैं। मिटा दो इसको। यस ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन बाय एसी सोर्स। वर्क डन, एवरेज पावर, एंड इंस्टेंटेनियस पावर। वर्क डन, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये 3-4 चीजें हमें समझनी है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्क डन, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और पावर फैक्टर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है, एसी सर्किट। अब एसी सर्किट एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। अब एसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होंगे, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है, सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये एसी सर्किट था। इस एसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होंगे, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रजिस्टर होगा। कैसे क्या कनेक्टेड है हमें क्या पता है, जनरल ले लिया मैंने सिचुएशन। और एक एसी सोर्स अप्लाई किया है। लेट्स से इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा t है। तो एक करंट फ्लो होगा, वो भी एसी करंट होगा। एसी करंट लेट्स से I0
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मान लिया। जरूरी नहीं है इसी फेज में हो तो मुझे इसका फेज भी मानना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सेम फेज में भी हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। यस अच्छा, अब यदि हम बात करें तो वर्क डन, एवरेज पावर, एसेंस पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ एसी सोर्स ऑफ एसी। अब यहां से यदि मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, इंस्टेंटेनियस पावर, तो वो V इंटू आई के बराबर होता है। जल्दी बोलो। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो बिल्कुल आसानी से आ गया, वो होगा V नॉट आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इंस्टेंटेनियस पावर, जल्दी बोलो। यस सर। इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये वर्क में बैटरी हो गया, इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वर्क डन इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट इंटीग्रल कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी, और 0 से कैपिटल टी। तो ये टोटल वर्क डन ओवर वन साइकिल आ गया। जल्दी बोलो, ये क्या होगा? वर्क डन ओवर वन साइकिल, ओवर वन टाइम पीरियड। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, अब यहां पर cos c इंटू कॉस डी, उसको ओपन करके बताओ इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। इसको ब्रैकेट ओपन करना है तो v नॉट आई नॉट बाई 2 बाहर आ गया, और ये अंदर जो बचेगा मैं इसको ओपन करके लिख ले रहा हूं अलग अलग करके, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। एक टर्म आएगा cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, एक आएगा प्लस cos 5, यस सर, यही आएगा राइट, सर। बाय 2 नहीं होगा, फुल बाय 2 इंटू डी टी। मैंने बाई 2 बाहर निकाल लिया है, बाई 2, 0 टू कैपिटल टी। देख लो, बाई 2 मैंने